चैन होस्ट कर दो यार। यार स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, जैन किसको किया होस्ट? ये जैसे आप बोल रहे हैं इसी को करना है ना। नहीं नहीं, दूसरे को। खैर मैं चेंज। ओके जी, हो गया। सर, जो आज का टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी ना जरा ध्यान से ना सुनिए। अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा, रास्ते में रोक लीजिएगा। अच्छा, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आयोटिक डाइसेक्शन और आयोटिक एनोरिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे डाइसेक्शन का मतलब बताएं, डाइसेक्शन क्या होता है? हाँ जी, जल्दी जल्दी साथ पार्टिसिपेट करें ताकि मैं भी इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं। डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने इसके बाद बेसिक सी क्लास भी लेनी, याद है आपकी? टीयर आ जाना, ठीक है, टीयर आ जाना, वेरी गुड तहसीन। इसके अंदर क्या हो जाना? अयोटा के अंदर टीयर आ जाना। सबसे पहले ना हम नॉर्मल एनाटॉमी लिखते हैं, देखें बच्चों। ये आपका क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर। इधर से ऊपर गया असेंडिंग अयोटा, ऐसे ऊपर जाता है ना, ऐसे असेंडिंग अयोटा ऊपर गया। इधर से ये ऐसे कर्व लेगा, ये क्या बनाएगा? अयोटिक आर्च बना देगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अयोटिक आर्च बनाएगा, इधर नीचे आएगा डिसेंडिंग एओर्टा। फिर उससे नीचे जाएगा थोरेसिक एओर्टा बन जाएगा, थोरैक्स वाले पार्ट पे जब आएगा। उससे फिर नीचे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? अब्डोमिनल अयोर्टा। ठीक है, ये कंप्लीट अयोर्टा के ना पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या बना? लेफ्ट वेंट्रिकुलर था। लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बाद असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा के बाद अयोटिक आर्च। अयोटिक आर्च के बाद हमारे पास क्या आया? थोरेसिक एओर्टा। थोरेसिक के बाद क्या आया? अब्डोमिनल एओर्टा। सबसे पहले थोरेसिक एओर्टा की लोकेशन क्या होती है वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग? किसी को पता है? थोरेसिक अयोटा की लोकेशन एमसीक्यूज आता है, ये भी एनाटॉमी का। जो थोरेसिक अयोटा की लोकेशन होती है वो लिख लें, वो T4 से लेके T12 तक। ये होता है आपका थोरेसिक अयोटा अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रा लेवल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एब्डोमिनल अयोटा स्टार्ट किधर होता है और एंड किधर होता है, ठीक है, आपने बताना है जो एब्डोमिनल अयोटा है वो T12 से स्टार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और जो एंड होता है वो जाके L4 पे होता है। समझ आ गई? ये सारे, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, दोनों नोट कर लें। थोरेसिक अयोटा किधर से स्टार्ट होता है? T4 से। एंड किधर होता है? T12 पे। एब्डोमिनल अयोटा किधर से स्टार्ट होता है? T12 से। एंड किधर होता है? L4 पे जाके। अच्छा, अब बात करते हैं आयोटिक डायसेक्शन की। ये मैंने आपको सारे पार्ट बना के दिखा दी। अच्छा, आयोटिक आर्च से ना जो लेफ्ट हमारी सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है, अब लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी किधर सप्लाई करती है? हाँ जी, बेसिक एनाटॉमी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी किधर सप्लाई करती है? जल्दी जल्दी बताएं। अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, ठीक है, ये भी लिख लें। और यहाँ से लेफ्ट साइड से ही क्या निकलती है? लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। इसी तरह एनाटॉमी होती है। फिर राइट साइड से क्या निकलता है हमारा? राइट साइड ऑफ, ये हमारी जो राइट साइड बॉडी होती है ना, इधर से निकलता है हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आगे दो ब्रांचेस देखता है, एक होता है राइट सब क्लेवियन आर्टरी, दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? राइट कैरोटिड आर्टरी। ये एनाटॉमी का पार्ट है, बस आप इसको याद रख ले, इतना काफी है। ठीक है, अभी जब मैं इसको कंप्लीट डिस्कस करवाऊंगा ना, फिर ये जितना इसका कोरिलेशन इसके साथ बन रहा होगा मैं आपको बता दूंगा। ये नॉर्मल एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले ना वेसल्स के अंदर जो लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। जल्दी जल्दी बताएं। जो सबसे इनर पार्ट होता है, क्या नाम होता है उसका? सबसे इनर लेयर पार्ट का क्या नाम होता है? ट्यूनिका इंटीमा, वेरी गुड अजवर। ट्यूनिका इंटीमा। जो मिड वाला होता है उसे क्या बोलते हैं हम? ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे बाहर वाला होता है वो क्या होता है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया, वेरी गुड। अब देखें, ये तीन लेयर है ना, इन तीनों लेयर के दरमियान ना हमारे पास इलास्टिक फाइबर होते हैं, ठीक है। इसके दरमियान भी इलास्टिक फाइबर, इसके दरमियान भी इलास्टिक फाइबर, इसके दरमियान भी इलास्टिक फाइबर। अगर बच्चों ये इलास्टिक फाइबर डैमेज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ट्यूनिका इंटीमा का इलास्टिक फाइबर डैमेज हुआ, इसने जाकर किसको डैमेज कर दिया? ट्यूनिका मीडिया को। ट्यूनिका मीडिया का इलास्टिक फाइबर डैमेज हुआ, इसने जाके डैमेज कर दिया ट्यूनिका एडवेंटिशिया को। ठीक है, अब ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनके अंदर इलास्टिक टिश्यू ये वाला डैमेज हो सकता है? किसी को पता है? ऐसे कौन से पेशेंट है जिनके अंदर हो सकता है? मार्फन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर, एहलर डेनलस सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? जो इलास्टिक टिश्यू होता है ना,
ये सही तरह बनता ही नहीं है। तो जब इलास्टिक टिश्यू सही तरह बनेगा नहीं, ब्लड इस वेसल्स के अंदर आया, ठीक है, जब ब्लड वेसल के अंदर आया, ब्लड जब लगेगा यहाँ पे आर्टरी की वॉल के साथ, जब ये आर्टरी की वॉल के साथ लगेगा, इसके दरमियान में बच्चों इलास्टिक टिश्यू तो होंगे ही नहीं जिसको डैमेज होने से बचाएं। तो क्या करेगा, ट्यूनिका इंटीमा डैमेज होगा तो फिर मीडिया में ब्लड चला जाएगा, ट्यूनिका मीडिया डैमेज होगा तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया में ब्लड चला जाएगा। एक फॉल्स ह्यूमन बना देंगे, ठीक है। जो ब्लड जैसे नॉर्मल अपना वो लेमिनार फ्लो में वो रन कर रहा था, अब वो लेमिनार फ्लो में रन नहीं करेगा, उसका टर्बुलेंट फ्लो डैमेज हो जाएगा। दिस इज नोन एज आयोटिक डाइसेक्शन। टीयर आ गया इसमें, टीयर आने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो चेंज हो गया। जब ब्लड का फ्लो चेंज हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, आयोटिक डाइसेक्शन। हम बात करते हैं इसकी कॉजेज की। ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जो आपको आयोटिक डाइसेक्शन करवा सकती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए, मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे पहले, हाँ जी, किसी को पता मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? वेरी गुड अजवर। मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है वो होती है हाइपरटेंशन होती है हमारे पास, कि लिख लें सेकेंडरी कॉज होती है ये, ठीक है। अगर वैसे पूछा जाए अदर कॉजेज कौन कौन सी होती हैं, हाँ जी, किसी को पता है? कोई ना कोई डायरेक्ट ट्रोमा, मोस्ट कॉमन कॉज प्राइमरी में ये आएगी, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम, ये भी लिख लें। मार्फन सिंड्रोम कैसे करती है, मैंने अभी आपको क्या बताया है? मार्फन सिंड्रोम क्या करता है? हाँ जी, मार्फन सिंड्रोम क्या करता है? टिश्यूज नहीं बनते, इलास्टिक टिश्यू नहीं बनेंगे। एहलर डैनलस सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर ना ही कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे, ना ही इलास्टिक फाइबर बनेंगे, जिसकी वजह से फॉल्स, अगर थोड़ा सा भी ब्लड फ्लो में डी रेंज आया, उसने वेसल को डैमेज कर दिया, ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर वाली लेयर होती है, उसमें टीयर आ जाएगा। टीयर आने की वजह से ब्लड किधर चला जाएगा, ट्यूनिका मीडिया में चला जाएगा और एडवेंटिशिया में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन किसी का? कोई पॉइंट समझ में ना आया हो यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, ओ कीजिए अगर यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मैंने क्या बताया, इसकी हाइपरटेंशन भी कॉज हो सकती है, कोई ना कोई चेस्ट ट्रॉमा भी कॉज हो सकती है, मार्फन सिंड्रोम भी हो सकती है, एहलर डैनलस सिंड्रोम भी हो सकती है, और ट्रोमा भी हो सकती है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर आयोटिक डायसेक्शन हो गया, तो इसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर आएंगे? समझ के इसको पढ़ना है। ऐसे कौन से क्लिनिकल फीचर है जो हम इस पेशेंट के अंदर देख सकते हैं? सबसे पहले आपने बताना है टेयरिंग चेस्ट पेन, ये चेस्ट वाला एरिया ना बच्चों, तो इसके अंदर क्या होगा? टेयरिंग चेस्ट पेन, शदीद चेस्ट पेन होगी। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने याद रखना। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? अगर तो फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर कहे कि इसकी एंटीरियर वॉल चेस्ट पेन हो रही है, कौन सी? एंटीरियर वॉल चेस्ट पेन, तो आपने बताना है बच्चों इसके अंदर ना असेंडिंग अयोटा के अंदर क्या हुआ है? डाइसेक्शन हो गई है, ठीक है। अगर एग्जामिनर ये मेंशन करे कि उसकी जो पेन है वो पीछे की तरफ रेडिएट कर रही है, पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, रेडिएट कर रही है, तो आपने बताना है इसके अंदर डिसेंडिंग अयोटा क्या हो गया, उसके अंदर टीयर आ गया है। ठीक है, समझ आ गई क्या मैंने बताया? ये देखिए, ये जो हमारे पास होता है ना, ये मैंने ऊपर जो डायग्राम बनाई थी आपको यहाँ पे, ये क्या पार्ट था? असेंडिंग एयोटा वाला पार्ट। ये हमारे ना चेस्ट के एंटीरियर साइड पे होता है ना, सामने वाली साइड पे। अगर यहाँ पे टीयर आ गया असेंडिंग एयोटा वाली पार्ट के अंदर, तो इसकी वजह से जो पेन होगी ना वो एंटीरियर चेस्ट के अंदर होगी। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग एयोटा मैंने बनाया था, इसके अंदर टीयर आ गया, इसकी वजह से, टीयर आने की वजह से ना जो आपकी पेन होगी वो आपकी पिछली साइड पे, बैक साइड पे रेडिएट करेगी। क्यों? क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। समझ आ गई ये वाली? सर शुरू में तो थोड़ा सा रिवाइज करवा दे, मैंने लेट ज्वाइन किया। ओके जी, मैं 1 मिनट में ये पॉइंट कंप्लीट कर लूँ फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। क्या मैंने बोला? असेंडिंग अयोटा, अगर आपका क्या हो, असेंडिंग अयोटा वाले पार्ट पे टीयर आए तो क्या होगा इस पेशेंट के अंदर? जो पेन होगी वो एंटीरियरली होगी। क्यों? जो असेंडिंग एयोटा होता है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर डिसेंडिंग एयोटा वाले पेशेंट, डिसेंडिंग एयोटा में टीयर आ गया ना, तो इसकी वजह से जो पेन होगी वो पोस्टीरियरली होगी। क्यों? क्योंकि जो डिसेंडिंग एयोटा होता है वो थोड़ा सा पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगी? पेन पीछे की तरफ होगी, स्कैप्यूला की तरफ रेडिएट करेगी। हाँ जी, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ओके जी, समझ में आ गया। एक दफा मैं सारे को रिपीट कर देता हूँ। देखें, हम जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अयोटिक डाइसेक्शन। अयोटिक डाइसेक्शन में सबसे पहले डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई टीयर आ जाना, ठीक है। अब देखें, नॉर्मल एनाटॉमी बनाई थी, ये इसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, ये असेंडिंग अयोटा है, ये अयोटिक आर्च है, ये इसका डिसेंडिंग अयोटा है, ये इसका थोरैसिक अयोटा है, ये इसका एब्डोमिनल अयोटा है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर मैंने बनाया यहाँ पे, फिर
अब सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है एनाटॉमिकली, वो पूछते हैं कि थोरेसिक अयोटा की लोकेशन क्या है। आपने बताना T4 और T12, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, डबल टिक कर लो एनाटॉमी के लिए। अगर वो पूछे गए एब्डोमिनल अयोटा की क्या लोकेशन है अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रा, तो आपने बताना T12 से लेके L4 तक। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो T12 वाला है। ठीक है, मल्टीपल टाइम ये पूछा गया एग्जाम में एनाटॉमी एनाटॉमी वाले क्वेश्चन में। अच्छा, अब हम आगे इसको डिस्कस कर रहे थे कि हमारी एक जो वेसल होती है ना, उसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है, तीन लेयर्स होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। जो इंटीमा होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, इनर लेयर होती है। ये दरमियान वाली लेयर होती है इसको मीडिया बोलते हैं, और आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एडवेंटिशिया बोलते हैं। इन सब के दरमियान ना ऐसे इलास्टिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इलास्टिक टिश्यूज होते हैं। अब हमारी 102 डिजीज ऐसी हैं जिसके अंदर क्या होता है, हमारा इलास्टिक टिश्यू ही नहीं बनता। उसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, मार्फन सिंड्रोम, ठीक है, एहलर डेलस सिंड्रोम। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनेगा, कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनेगा तो हमारी जो इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक लेयर है, ये नहीं बनेगी। अब इलास्टिक का क्या काम होता था कि ट्यूनिका इंटीमा वाला ब्लड वो मीडिया में नहीं जाने देता था, मीडिया वाला ब्लड एडवेंटिशिया में नहीं जाना देगा। अब एक पेशेंट आया हमारे पास एहलर एहलर डेलस सिंड्रोम का, मार्फन सिंड्रोम का, उसके अंदर इलास्टिक टिश्यू है नहीं, तो क्या होगा, ट्यूनिका इंटीमा से ब्लड निकल के किधर गया, मीडिया में गया, मीडिया से निकल के किधर गया, एडवेंटिशिया के अंदर गया। ठीक है, इस तरह क्या हो सकता है, इसके अंदर टीयर आ रहे हैं वेसल्स के अंदर, अयोटिक डाइसेक्शन हो सकती है इस पेशेंट के अंदर। कॉजेज मैंने क्या बताया, अगर पूछा जाए सेकेंडरी में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है आपके पास, तो आपने बताना है हाइपरटेंशन। अगर वैसे पूछा जाए ओवरऑल कॉज क्या है, कोई ना कोई डायरेक्ट ट्रॉमा करवा सकता है। ठीक है, अब हार्ट पे कोई ना कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से जो आपका असेंडिंग अयोटा था वो डैमेज हो गया, उसके अंदर टीयर आ गया, तो ब्लड जितना भी है वो आगे जितने भी ऑर्गन है उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आगे हम अभी डिस्कस करते हैं किधर जाके, क्लिनिकल फीचर के अंदर जाके। फिर मैंने इसके अंदर आपको क्या बताया, मार्फन सिंड्रोम बता दिया, एर्ना डेलस सिंड्रोम बता दिया। फिर क्लिनिकल फीचर, अगर तो एग्जाम, ओके, क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, टीयरिंग चेस्ट पेन होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर मेंशन करता है टीयरिंग चेस्ट पेन। दूसरी क्या करेगा, अगर तो वो लिखे एंटीरियरली टीयरिंग चेस्ट पेन, हाँ जी मुझे बताएं, अगर उसने एंटीरियरली मेंशन किया तो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा अयोटा का, अभी बताया आपको, अभी आपको बताया, अगर एंटीरियरली अगर उसका डैमेज होगा तो कौन सा पार्ट उसका इन्वॉल्व होगा, एंटीरियरली असेंडिंग अयोटा होगा। वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि पोस्टीरियरली पेन रेडिएट कर रही है, पोस्टीरियरली रेडिएट कर रही है, स्कैपुला की तरफ पेन रेडिएट कर रही है, तो फिर कौन सा पार्ट इसका इन्वॉल्व होगा, डिसेंडिंग अयोटा होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डबल टिक कर लें इसको भी। क्या हुआ, टेरिंग चेस्ट पेन हुई, जो किधर कर रही है, या वो एग्जामिनर मेंशन करेगा एंटीरियरली जा रही है, या वो मेंशन करेगा किधर जा रही है, डिसेंड, ये पीछे स्कैपुला की तरफ रेडिएट कर रही है। अच्छा, अब इस पेशेंट के अंदर ना, इस पेशेंट के अंदर, इसके अंदर क्या होगा कि कार्डिक टेम्पोनेट भी हो सकता है। अब आप मुझे ये बताएं इस पेशेंट के अंदर कार्डिक टेम्पोनेट क्यों हो रहा है। हाँ जी, हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ पहले, जब अयोटा से ब्लड आगे जाएगा नहीं तो हार्ट के अंदर सारा कलेक्टिंग होना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर कार्डिक टेम्पोनेट हो सकता है। जल्दी जल्दी बताएं, फ्लूइड ज्यादा आ रहा है, वेरी गुड तहसीन, इसीलिए इसके अंदर क्या होगा, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट हो जाएगा। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर पूछे कि इसका अयोटा डैमेज हो गया ना, तो अयोटा क्लोज नहीं हो रहा, जब आपको पता है अयोटा क्लोज नहीं होगा, अयोटिक वेल्व ओपन है, तो ब्लड पीछे की तरफ जाएगा। तो जब ब्लड पीछे की तरफ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन बोलते हैं। तो इस पेशेंट के अंदर अयोटिक रिगर्जिटेशन हो सकती है, जल्दी जल्दी बताएं, इस पेशेंट के अंदर अयोटिक रिगर्जिटेशन हो सकती है। अयोटिक रिगर्जिटेशन वाले पेशेंट के अंदर हम कौन सा मरमर सुनते हैं, अब ये भी बताओ, ये भी कल बताया, अर्ली डायस्टोलिक मरमर सुन सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट के अंदर हम अर्ली डायस्टोलिक मरमर भी सुनेंगे। क्या क्या मैंने बताया, कार्डिक टेम्पोनेट वाले फीचर देके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर अर्ली डायस्टोलिक मेंशन करके पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है अयोटिक वेल्व तो बंद नहीं हो रहा, तो जब आपको पता है अयोटिक वेल्व बंद नहीं होगा, अयोटिक रिगर्जिटेशन होगी, जब अयोटिक रिगर्जिटेशन होगी तो उसकी वजह से जो मरमर सुनेंगे वो अर्ली डायस्टोलिक या डी क्रिसेंडो क्रिसेंडो मरमर सुनेंगे। इसके अंदर क्रिसेंडो नहीं, तहसीन डी क्रिसेंडो, क्रिसेंडो हम सुनते हैं उसके अंदर अयोटिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, अच्छा, और इस पेशेंट के अंदर अब क्या हो सकता है, जी जी, और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, देखें, इस पेशेंट के अंदर ना मेरी बात सुने, अब आपको पता है जब अयोटा से ब्लड निकला ही नहीं, तो क्या इसमें न्यूरोलॉजिकल फीचर आएंगे, न्यूरोलॉजिकल फीचर में क्या क्या हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर सीजर हो सकता है, ठीक है,
इस पेशेंट के अंदर पैराप्लेजिया हो सकता है जब आपको पता ब्रेन की तरफ ब्लड ही नहीं गया। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ इधर से। देखें, उसका असेंडिंग अयोटा इन्वॉल्व हुआ। जब असेंडिंग अयोटा इन्वॉल्व हुआ तो ब्लड आगे अयोटिक आर्च तक गया नहीं। तो जब ब्लड अयोटिक आर्च तक सही गया नहीं, लेफ्ट सब क्लेवियन और लेफ्ट कैरोटिड को ब्लड मिला नहीं। तो जब लेफ्ट कैरोटिड को ब्लड नहीं मिला, क्या ब्रेन के ऊपर ब्लड जाएगा? जल्दी जल्दी बताएं, क्या ब्रेन को आगे ब्लड जाएगा? हाँ जी, ब्रेन को आगे ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या इस पेशेंट के अंदर हम सीजर, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वाले सारे फीचर देख सकते हैं? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पेशेंट के अंदर हम पैराप्लेजिया देखेंगे। क्यों? जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड को ही ब्लड सप्लाई नहीं गई। ठीक है, जब स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई नहीं गई, सारा बॉडी का जो बैलेंस था, जितना भी ये लिम्स की मूवमेंट थी, वो नहीं हो सकेगी। जब लिम्स की मूवमेंट नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैराप्लेजिया नहीं बोलते। ठीक है, अपर हो लोअर हो, कंप्लीट एक बॉडी साइड की मूवमेंट हो। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर हम क्या देखेंगे? पैराप्लेजिया भी देख सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर रेनल इसको रेनल को ब्लड सप्लाई नहीं मिली, अब आप मुझे बताएं इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? अगर रेनल को ब्लड सप्लाई नहीं मिली, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिली, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी जिसने बेसिक्स पढ़ी उसको ये बात समझ में आ जाएगी। रेनल को, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिली, रेनिन तो नहीं रिलीज होगा। इसके अलावा मैं उससे दूसरे अकॉर्डिंग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रेनिन तो रिलीज होगा दोबारा, क्योंकि उसको तो यही लगेगा कि बॉडी में ब्लड प्रेशर कम है। अगर आपने ये पढ़ा होगा कि जब आपकी किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, किडनी को ब्लड नहीं जाता, लॉन्ग टर्म अगर वो नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से बच्चों अक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी। एकेआई पढ़ा नहीं था? एकेआई की कॉजेज में आपने बात नहीं पढ़ी थी कि जब वेरी गुड हफ्सा, वेरी गुड तहसीन, एकेआई हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर, अक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगा। इसकी वजह से हम क्या देखेंगे? एनयूरिया देखेंगे। उसका जो यूरिन का वॉल्यूम है वो लेस देन 50 ml हो जाएगा। ठीक है, एकेआई वाली पेशेंट के अंदर, इसके अंदर एकेआई भी हो सकता है। रेनल वाले फीचर देख लिए, ब्रेन के फीचर देख लिए, स्पाइनल कॉर्ड के फीचर देख लिए, अयोटिक रिगर्जिटेशन देख ली, कार्डिक टेम्पोनेट वाले बैक्स्ट्रा एड आप इसके अंदर डाल दें, सारे वही वाले पेशेंट होंगे, सिम्टम होंगे। अच्छा, और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? पेरिकार्डिक टेम्पोनेट और कार्डिक टेम्पोनेट वही सेम बात जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब हमने इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट क्या कैसे करना है? अब दो तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस पेशेंट के अंदर। सबसे पहले हमने देखना है पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं, मतलब कि उसका अभी तक कोई ऑर्गन तो इफेक्ट नहीं हुआ, उसको फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वाले फीचर तो नहीं आ रहे, उसको एकेआई तो नहीं हो गया, उस पेशेंट के अंदर टेम्पोनेट तो नहीं हो गया, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, अगर तो क्या हीमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे? सीटी एंजियोग्राफी करेंगे। अब एंजियोग्राफी क्या होता है? एंजियोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एक्सरे जो क्या बताता है हमें? ब्लड वेसल्स के बारे में बताता है। हम बाहर से डाई इंजेक्ट करते हैं, वो क्या करता है? वेसल्स के अंदर जाके ब्राइट हो जाता है, हम साथ उसका एक्सरे ले रहे होते हैं। दिस इज नोन एज एंजियोग्राफी। वो हमें ब्लड वेसल्स के बारे में बताएगा। इसीलिए क्या करना है इसके अंदर? हमने सिटी एंजियोग्राफी करना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीजन की वजह से उस पेशेंट के अंदर सिटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो हमने क्या करना है? मैग्नेटिक रेजोनेंस करनी है इस पेशेंट के अंदर, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। ठीक है, फिर ये प्रेफर करेंगे उस पेशेंट के अंदर। इसने भी सेम वही चीज बतानी होती है। अगर तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट है, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे? ट्रांस इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। दिस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पे लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर हमारे पास हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट है, अब ये ट्रांस इकोकार्डियोग्राफी हम इस पेशेंट के अंदर क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमें कोरोनरी वेसल्स के बारे में बताएगी, ये हमें अयोटा के बारे में बताएगी, जितने भी इर्द गिर्द हार्ट के जितने भी वेसल्स होंगे ना, ये कंप्लीट उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देगी हमें। इसीलिए हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट के अंदर हम ट्रांस इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? किसी का कोई एक भी क्वेश्चन? ओके जी, अगर यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखें और क्या होता है इस पेशेंट के अंदर। इसके अंदर ना उसने इसकी ना क्लासिफिकेशन कर दी है, दो में क्लासिफाई किया है। स्टैंडफोर्ड सिस्टम बोलते हैं हम इसको ना, स्टैंडफोर्ड सिस्टम बोलते हैं। दो में क्लासिफाई किया है, एक होता है टाइप ए और दूसरा होता है टाइप बी।
टाइप ए में पता क्या होता है, आपका असेंडिंग अयोटा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और टाइप बी में क्या होता है, आपका डिसेंडिंग अयोटा इन्वॉल्व होता है, बस ये डिफरेंस है। अब इसका ट्रीटमेंट बिना सर्जिकली उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइप ए असेंडिंग अयोटा उसका इन्वॉल्व है, उसके अंदर आयोटिक डाइसेक्शन हो रही है, तो बच्चों इस पेशेंट के अंदर ना हमने क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर हमने फौरन से सर्जरी करनी है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इसके अंदर हम सर्जरी करके उसको रिपेयर कर देंगे, ठीक है। अगर तो टाइप बी वाला ना, तो टाइप बी वाले के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको पता है, अब लेफ्ट कैरोटिड को तो ब्लड सप्लाई जा ही रही है, क्यों, क्योंकि अयोटिक आर्च ऊपर थी ना, क्या हो रहा है साथ, आपके लेफ्ट सब क्लियन को ब्लड सप्लाई जा ही रही है, तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हुआ, फिर हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे किधर, सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। अब देखें हम इस पेशेंट के अंदर क्या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको एक कॉज बताई थी इसकी, याद है शुरू में, सेकेंडरी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हाँ जी, किसी को वो कॉज याद है, सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ aortic डायसेक्शन, ट्रॉमा, हाइपरटेंशन बताई थी बच्चे, हाइपरटेंशन, वेरी गुड, हाइपरटेंशन बताई थी फातिमा, हाइपरटेंशन होती है। तो क्या हम इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन दें, हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे। कल सर रबीउल्लाह ने आपको बेसिक्स के अंदर ये बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, किसी को याद है वो, बेसिक्स वाले, हाँ जी, हफ्सा, शिराज, लबीटालोल, वेरी गुड। लबीटालोल का क्या फंक्शन होता है, लबीटालोल क्या करती है, आपके बच्चों अल्फा रिसेप्टर को भी वो ब्लॉक करती है और बीटा को भी ब्लॉक करती है, इसीलिए क्या है बच्चों, ये ड्रग ऑफ चॉइस इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं, ठीक है। अगर इससे फर्क ना पड़ा, फिर हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे, कौन से, निकार्डिपीन देंगे, क्लेविडिपीन देंगे, ये वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। समझ आ गई, बीपी सबसे पहले इसका कंट्रोल करना है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, पहले ना इस पेशेंट के अंदर बीटा ब्लॉकर, पहले इसके अंदर क्या करना है हमने, बीटा ब्लॉकर देने, बीटा ब्लॉकर क्यों देने हैं इस पेशेंट के अंदर, ताकि वो इसके हार्ट रेट को कंट्रोल कर लें। फिर उसके बाद हमने क्या देने हैं, वेजोडाइलेटर देने हैं। किसी को पता है इसके अंदर वेजोडाइलेटर क्यों देंगे, हाँ जी, इस पेशेंट के अंदर वेजोडाइलेटर क्यों ड्रग देंगे, वेजोडाइलेटर ड्रग क्यों देंगे इस पेशेंट के अंदर, जो आपकी पेरिफेरल आर्टरीज होती है ना, जो नीचे लोअर लिम्ब से आ रही होती है, जब वो वेजो डायलेट कर देंगी ना, डायलेट कर देंगी, तो जो ब्लड फ्लो होगा ना, वो हार्ट की तरफ कम हो जाएगा, ठीक है। हम आगे यही चाहते हैं कि हमारा हार्ट की तरफ ब्लड कम आए, क्योंकि जितना भी ब्लड आ रहा है वो डायसेक्शन के जरिए फॉल्स ल्यूमन में किसी और जगह पे जाई जा रहा है, इसीलिए हम वेजो डायलेटर देंगे। लेकिन कल जब आपने ये चीज पढ़ी थी कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है, कल सर ने बेसिक्स में पढ़ाई थी कि ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा देते हैं, याद है ना आप लोगों को, ये वाली बात याद है आपको, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, उसको कंट्रोल करने के लिए इसीलिए हम पहले बीटा ब्लॉकर देंगे, उसके बाद नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे इसको, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, आइसोसोर्बेट नाइट्रेट्स वगैरह देंगे। हाँ जी, समझ में आ गई ये वाले सारे पॉइंट। टाइप ए वाले के अंदर सर्जरी करेंगे, हाइड्रोलाजिन के साथ नहीं देते ये, हाँ ये नहीं देते ना, ठीक है, पहले बता देंगे, ठीक है, ओके। क्या क्वेश्चन क्या पूछा आपने, हाइड्रोलाजिन के साथ नहीं देते ये, नो मतलब, तो वो भी तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा रही होती है ना, इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसके साथ नहीं देनी होती, ठीक है। जो भी रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया ड्रग करवा रही होती है, उसके साथ आपने पहले बीटा ब्लॉकर जरूर प्रेफर करनी होती है, ठीक है। इसीलिए हम बीटा ब्लॉकर पहले देंगे, बाद में इस पेशेंट के अंदर नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे आपको, ठीक है, ये वेजोडाइलेटर, नाइट्रोपोसाइड वगैरह जो भी ये देंगे इस पेशेंट के अंदर। टाइप ए वाले के अंदर मैंने क्या कहा, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आती है इसीलिए सर्जरी करेंगे। टाइप बी वाले पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले इसको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे, बीपी वगैरह कंट्रोल करेंगे, उसके बाद अगर उससे भी ठीक ना हुआ तो सर्जरी कर देंगे। यहाँ तक पूरे टॉपिक में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ ले, हाँ जी, क्लियर है सबको। ओके, जगह क्लियर, अच्छा। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक मिनट, अच्छा,
अब आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं अयोटिक एनोरिज्म। सबसे पहले मुझे एनोरिज्म बताएं क्या होता है। एनोरिज्म क्या होता है? किसको पता अयोटिक एनोरिज्म क्या होता है? बल्ज हो जाना। सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ आर्टरीज। ठीक है। एबनॉर्मल डायलेशन इज नोन एज एनोरिज्म बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए होता किस पार्ट पे है अयोटिक एनोरिज्म। इसमें स्पेसिफिकली हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? थोरेसिक एनोरिज्म को। ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया? थोरेसिक एनोरिज्म हो गया। इसके अंदर क्या होगी? जो अयोटा है वो आपकी क्या होगी? डायलेट करेगी। जब आपकी अयोटा डायलेट कर गई तो क्या हुआ? अयोटिक वेल्व वीक नहीं हो जाएगा इसके अंदर? ठीक है। अयोटिक वॉल क्या होगी? वीक हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। और इसकी अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जो आपको अयोटिक एनोरिज्म करवा सकती हैं। अब बात करते हैं इसकी किसकी? कॉजेज की। तो आपने बताना है बच्चों सिफिलिस, कोई ना कोई इन्फेक्शन जो होता है ना, सिफिलिस, वो करवा सकती हैं। आर्टरीज की अगर इटसेल्फ इन्फ्लामेशन हो रही है उसकी वजह से भी क्या कर देगी? वो डायलेट कर देगी। जब वो डायलेट कर देगी उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? एनोरिज्म हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गई ये वाला पॉइंट आपको कि एनोरिज्म क्यों हो रहा है? एनोरिज्म क्यों हो रहा है? समझ आ गया ये वाला पॉइंट? फॉर्मेशन रिपीट कर दूं? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल किसी ना किसी आर्टरीज की क्या हो रही है? इन्फ्लामेशन हो रही है, वो कौन करवा सकता है? सिफिलिस भी तो करवा सकता है स्पेसिफिकली। और कौन हो सकती है? इटसेल्फ कोई इन्फ्लामेशन कोई बॉडी में चल रही है। ठीक है। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? आपकी एनोरिज्म हो सकती है, एबनॉर्मल डायलेशन हो सकती है आर्टरीज की। ठीक है। या आपकी जो वेजा विजोरम होती है, अब आपको किसी को पता है वेजा विजोरम होती क्या है? वेजा विजोरम क्या होती है? सर बुक के पेज बता दे काइंडली। अमलेट। यार अगर किसी को बुक का पेज पता तो वो इसको बता दे, नीचे यहाँ पे ना टाइप कर दे। वेजा विजोरम क्या होती है? जो आपकी ब्लड सप्लाई, छोटी छोटी ना ब्लड वेसल्स होती हैं, अयोटा को जो सप्लाई, अयोटा को भी तो ब्लड ब्लड सप्लाई चाहिए ना, जो उसको सप्लाई कर रही होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजा विजोरम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर अब वेजा विजोरम इसका डायलेट कर गया तो क्या, मुझे ये बताएं, इसको थोरेसिक अयोटा को सही तरह ब्लड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो इसकी अयोटा अयोटिक वेल्व है वो दोबारा डायलेट नहीं कर देगी? दोबारा डायलेट कर देगी। जब ये दोबारा डायलेट कर देगी हार्ट के इर्द गिर्द क्या हो जाएगा? ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। जब हार्ट के इर्द गिर्द ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो इसके अंदर ना लोकल सिम्टम्स आएंगे। अब लोकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एसोफेगस पीछे पड़ी हुई है, एसोफेगस कंप्रेस होगी तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। डिस्फेजिया होगा इस पेशेंट के अंदर। ब्लड इकट्ठा हो रहा है ना बायोटिक अयोटा के इर्द गिर्द। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रैकिया पड़ा हुआ है तो ट्रैकिया को क्या कर देंगे? ये कॉम्प्रेस कर देंगे। तो जब ये ट्रैकिया कॉम्प्रेस हो जाएगा इसकी वजह से डिस्नियो हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, डिस्नियो हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लड यहाँ पे ज्यादा देर ऐसे रुका हुआ है तो क्या इसके अंदर थ्रोम्बस बन जाएगा? क्या इस पेशेंट के अंदर थ्रोम्बस बनेगा? जब थ्रोम्बस आगे टूटता है तो वो किस चीज के अंदर टूटता है? अगर थ्रोम्बस टूटता है वो किस एम्बोलाई के अंदर? तो क्या इस पेशेंट के अंदर एम्बोलिज्म बन सकता है? ओके जी, अगर इसके अंदर एम्बोलिज्म भी बन सकता है। इसके अब कुछ ना रिस्क फैक्टर हैं वो लिखने। ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो आपको एनोरिज्म करवा सकते हैं, अयोटिक एनोरिज्म करवा सकते हैं? आपने बताना है। हाइपरटेंशन, वो करवा सकता है। स्मोकिंग, वो आपकी वेसल्स को डायलेट करवा देती है। ठीक है। जो ज्यादा और कौन से हो सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रोल का लेवल ज्यादा हो, ये भी आपकी क्या करती हैं? आर्टरीज को डायलेट करवा देती होती हैं। और जेंडर कौन सा, स्पेसिफिकली कौन सा जेंडर इफेक्ट करता है क्रोनरी आर्टरी को एज कंपेयर टू अदर्स? मेल जेंडर। ठीक है। मेल मेल क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। जब आपको पता है उसका एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो वो क्या करेगा? लेमिनर फ्लो मेंटेन नहीं होगा, जो मैंने आपको बताया था। टर्बुलेंट फ्लो मेंटेन होगा, वेसल्स को टीयर करेगा। जब वो वेसल्स को टीयर करेगा तो ब्लड लीक करेगा, अब्नॉर्मल उसके अंदर डायलेशन हो जाएगी। सारी कहानी वही इसके अंदर। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वेसल है ए ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, ये डायलेट की, इतनी डायलेट करती करती इसके अंदर टीयर आ गया। जब ये टीयर आ जाएगा ब्लड इसके अंदर ऐसे आएगा एओर्टा के अंदर,
आता ऐसे आया आया और साइडों पे निकल गया, ठीक है। आगे ऑर्गन को सही तरह मिलेगा नहीं, सारे वही वाले फीचर जो पहले बताए हैं। प्लस इसके अंदर क्या होगी बच्चों, हाइपोटेंशन होगी। ब्लड सही तरह जब आगे ऑर्गन्स को मिलेगा नहीं, तो इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगी। इसकी भी फिर पेन क्या करेगी, रेडिएट करेगी, किस तरफ, बैक की तरफ रेडिएट करेगी। अब इसकी रेडिएट बैक की तरफ क्यों कर रही है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अब असेंडिंग एयोटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसको तो हम क्रॉस कर चुके हैं ना, अब तो थोरेसिक एयोटा की बात कर रहे हैं। इसीलिए इसकी जो पेन होगी वो आपकी स्कैपुला की तरफ रेडिएट करेगी। अगर पूछा जाए थोरेसिक एयोटा वाले पेशेंट के अंदर या एब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म की तरफ जो पेन है वो किस तरफ रेडिएट करेगी, तो आपने बताना बैक की तरफ रेडिएट करेगी, ग्रोइन रीजन की तरफ रेडिएट कर सकती है। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर ना सिनकोप भी हो सकता है। अब सिनकोप मैंने क्या बताया था आपको कि एकदम जो उसकी है ना कॉन्शियस लॉस हो जाती है, क्यों, क्योंकि बच्चों इसके अंदर जब देखें थोरेसिक एयोटा से ब्लड आगे गया नहीं, आपको पता ब्रेन की तरफ भी ब्लड जाना होता है, तो ब्रेन की तरफ ब्लड सही तरह जाएगा नहीं। जब ब्रेन की तरफ सही तरह ब्लड जाएगा नहीं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिनकोप नहीं हो जाएगा, सिनकोप इस पेशेंट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हम थोरेसिक एनोरिज्म वाले पेशेंट के अंदर कौन सी फाइंडिंग देखते हैं, आपने बताना ट्री बार्क अपीयरेंस देखते हैं हम एक्सरे पे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कौन सी अपीयरेंस देखते हैं, ट्री बार्क अपीयरेंस देखते हैं। इसको लिख लीजिएगा इसके अंदर, क्या इसके अंदर अब क्या देखते हैं, ट्री बार्क अपीयरेंस देखते हैं। अगर इसको इन्वेस्टिगेट करना हो इसके अंदर भी क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। अगर सीटी स्कैन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी करेंगे इस पेशेंट के अंदर। सारा कुछ वही है, वो वाला ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, अगर इससे भी ठीक ना हो तो क्या करना है इस पेशेंट की, सर्जरी करके जो एनोरिज्म है उसको रिपेयर कर दे, जो डायलेशन है उसको क्या कर दे, रिपेयर कर दे। ठीक है, अब सर्जरी भी कब करनी है, जब 6 सेंटीमीटर से ज्यादा डायलेशन हो जाए। कितने सेंटीमीटर से, 6 सेंटीमीटर से, या 5.5 सेंटीमीटर से डायलेशन ज्यादा हो जाए, तो फिर इस पेशेंट के अंदर हमने क्या कर देनी है, सर्जरी कर देनी होती है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन किसी का, कोई भी क्वेश्चन। ओके जी, ओके जी, अगर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं, सिनकोप। हमने कितनी दफा आपको बताया किस किस डिजीज के अंदर सिनकोप हो रहा था, हमने कार्डिक की ऐसी कौन कौन सी डिजीज पढ़ी जिसके अंदर सिनकोप हो रहा था, किसी को पता है। हाँ जी, सिनकोप किस किस डिजीज के अंदर बताया स्पेसिफिकली, कल बताया मैंने अभी एक डिजीज के अंदर। ओए, मार खानी है जैन, अयोटिक स्टेनोसिस, वेरी गुड अजवर, सिनकोप हो रहा था उसके अंदर। ब्लड निकलेगा ही नहीं अयोटा से तो आगे किधर जाएगा, ब्रेन की तरफ। इसीलिए क्या हो रहा था, सिनकोप बताया था मैंने उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर होता है अयोटिक सिनोसिस। और दूसरी कौन सी मैंने बताई, दूसरी डिजीज कौन सी अभी डिस्कस की है, वो सो तो नहीं गए। अयोटिक डायसेक्शन ही एनोरिज्म, अयोटिक एनोरिज्म के अंदर अभी बताई है। ओके जी। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है सिनकोप। सिनकोप वाले पेशेंट के अंदर क्या होती है, देखें, सिनकोप के अंदर क्या होता है कि ट्रांजिशन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोन एज सिनकोप। पहले इसकी लिखे आप डेफिनेशन। अब सिनकोप होता क्यों है, जब भी आपकी ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जाती ना, तो क्या होता है आपको, जब ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ब्रेन अपना सही तरह काम नहीं करेगा, कॉन्शियसनेस उसकी मेंटेन नहीं रहेगी। हार्मोन्स कौन रिलीज करवा रहा होता था, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी, वो रिलीज नहीं होगी तो कॉन्शियस उसकी क्या होगी, मेंटेन नहीं होगी। सबसे पहले आपने क्या बात बतानी है, ब्रेन की तरफ उसकी ब्लड सप्लाई सही नहीं जा रही इस वजह से। अब ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई ठीक नहीं जा सकती, अब आप मुझे लिखवाएं। कार्डिक इशू के अंदर हो सकता है, अगर कार्डिक इशू में भी स्पेसिफिकली पूछा जाए कौन सी डिजीज बताइए आपको, अयोटिक स्टीनोसिस के अंदर हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है उसका। ठीक है, कल जब मैंने आपको सैड के नाम से लिखवाया था, अयोटिक स्टीनोसिस। और कौन सी करवा सकती है इस पेशेंट के अंदर, अयोटिक स्टीनोसिस के अलावा अयोटिक एनोरिज्म करवा सकता है, अयोटिक एनोरिज्म भी करवा सकता है। इस पेशेंट के अंदर भी क्या होता है, ब्लड निकलता ही नहीं है आपकी। और अरिदमिया, अरिदमिया के अंदर क्या कहा था मैंने, हार्ट आपका इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करा जैसे ना फड़फड़ा रहा है, वो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा,
तो ब्लड निकलेगा नहीं हार्ट से बाहर। तो जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा नहीं, ब्रेन की तरफ जाएगा नहीं। जब ब्रेन की तरफ जाएगा नहीं, तो क्या उस पेशेंट के अंदर सिनकोप हो जाएगा? उस पेशेंट के अंदर सिनकोप भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई कौन कौन सी मैंने बताई? आयोटिक स्टीनोसिस होगी, और मैंने आपको क्या बताया? अरिदमिया हो गया, और क्या बताया? आयोटिक एनोरिज्म होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी, क्या कार्डिक टेम्पोनेट वाले पेशेंट के अंदर सिनकोप हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है? कोई बताएगा? आयो इस कार्डिक टेम्पोनेट वाले पेशेंट के अंदर क्यों होगा अगर सिनकोप हुआ भी तो? हाँ जी, कार्डिक टेम्पोनेट वाले पेशेंट के अंदर, यार इसके अंदर भी तो फ्लूइड ओवरलोड ही हो रहा था, हार्ट से ब्लड निकल नहीं रहा था। तो जब हार्ट से ब्लड निकलेगा नहीं, तो ब्रेन की तरफ जाएगा नहीं। तो जब ब्रेन की तरफ जाएगा नहीं, तो उसके अंदर सिनकोप नहीं हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर? सिनकोप हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर भी। ठीक है जी, जी ब्लड बाहर नहीं जाता, इसीलिए उस पेशेंट के अंदर क्या होगा? सिनकोप हो सकता है। अयोटिक एनोरिज्म के अंदर भी हो सकता है, और अयोटिक डायसेक्शन के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, और देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी को न्यूरोलॉजिकल इशू है। अब न्यूरोलॉजिकल इशू में क्या होता है? किसी को सब अर्कनाइड हेमरेज हो गया। अब मुझे ये बताएं, सब अर्कनाइड हेमरेज क्या होता है? पहले तो ये बताएं ना, आपने बेसिक्स में कितनी दफा ये पढ़ा हुआ है कि सब अर्कनाइड हेमरेज क्या होता है? किसी को पता सब अर्कनाइड हेमरेज? जब आपका ब्लड आ जाए अर्कनाइड स्पेस के अंदर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब अर्कनाइड स्पेस, सब अर्कनाइड हेमरेज बोलते होते हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट न्यूरो का टॉपिक है, उसके अंदर देखेंगे। लेकिन इसका आप क्लिनिकल फीचर लिख लें, सब अर्कनाइड हेमरेज का ऐसे कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, किसी को पता है? सब अर्कनाइड हेमरेज का मेरे ख्याल में कल भी सर ने बताया है। मुझे ये भी बताएं, ऐसा कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो सब अर्कनाइड हेमरेज के अंदर देते हैं? हाँ जी, वर्स्ट निमोडिपिन, वेरी गुड अफसा। निमोडिपिन इस पेशेंट के अंदर हम देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ होती है, और या थ्रोम्बिंग हेडेक लिखेगा एग्जामिनर क्वेश्चन में। ये दोनों में से कोई भी चीज मेंशन कर देगा। ठीक है, अब किसी को सबअर्कनाइड हेमरेज हो गया, जो ब्लड मिलना था उसको, किसको? ब्रेन को, वो अब मिलेगा नहीं। वो अब इसकी स्पेसिस में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? सिनकोप हो सकता है। उसकी एकदम कॉन्शियस लॉस हो सकती है। और देखें, और कौन कौन सी ऐसी कॉजेज हैं जो करवा सकती हैं? देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर वैसे ही उसका बीपी कम है, हाइपोटेंसिव पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर कम है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर लिख लें आप 80/60 है, ठीक है, या 80/40 लिख लें। इसके अंदर क्या होगा? जब ब्लड है ही बॉडी में कम, तो ब्रेन की तरफ कैसे जाएगा? तो ब्रेन को भी कम मिलेगा, इसीलिए क्या होगा? उस पेशेंट के अंदर भी सिनकोप हो जाएगा। हाइपोवोलीमिया मतलब के वॉल्यूम ही कम है, या हाइपोटेंशन, दोनों क्या करवा सकती हैं? आपकी सिनकोप करवा सकती हैं। ठीक है, समझ आ गई ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट समझ आ गया? ओके जी, समझ में आ गया। वेजो वैगल मैनुअर भी करवा सकता है। अब मुझे पहले ये बताएं, वेजो वैगल मैनुअर क्या होता है, और ये किस तरह करवा सकता है? हाँ जी, वेजो वैगल मैनुअर किस तरह करवा सकता है आपका सिन को? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी को पता है? वेजो वैगल मैनुअर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके जी, मैं बता देता हूँ वेजो वैगल मैनुअर क्या होता है। जब आप बच्चों नाक पे जोर से रख के जब नाक को प्रेस करते हो ना, और कानों से हवा निकालते हो, दिस इज नोन एज वेजो वैगल मैनुअर। इसकी वजह से ना आपकी पता क्या होगी? आपकी वैगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगी। तो जब आपकी वैगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगी, ये आगे जाके किसको एक्टिवेट करती है? पैरासिम्पथेटिक को एक्टिवेट करती है। जब आपका पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट होता है, हार्ट की तरफ क्या होता है? मैसेज कम जाता है, बीटा वन रिसेप्टर को सही तरह मैसेज नहीं मिलता, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। तो जब बच्चों ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्लड बाहर निकलेगा नहीं, ब्लड बाहर निकलेगा नहीं, तो क्या ब्रेन की तरफ वो जाएगा? नहीं जाएगा। उस पेशेंट के अंदर सिनकोप हो जाएंगे, एकदम उसको चक्कर आना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। तो वेजो वैगल मैनुअर भी क्या करवा सकता है आपका? सिनकोप करवा सकता है। ठीक है, अब सिनकोप को आपने ना, सिनकोप और सीजर में डिफरेंस कैसे करना है देखें। सिनकोप में आपकी एकदम कॉन्शियसनेस लॉस होती है, ठीक है। सीजर के अंदर आपको, इन शॉर्ट कह लें कि जिसको
कि टंग बाइट जरूर होगी। ठीक है, टंग बाइट उस पेशेंट के अंदर जरूर होगी। जो उसके जॉ होंगे वो लॉक जरूर होंगे। ठीक है, सिनकोप वाले पेशेंट के अंदर ये दोनों चीजें नहीं देखते होते। टंग बाइटिंग भी नहीं देखते, उसकी जॉ लॉक भी नहीं देखते, और ब्लैडर और बाउल इनकॉन्टिनेंस देखते हैं। मतलब कि जिस पेशेंट के अंदर सीजर होते हैं ना, उसकी टंग बाइट भी होगी, जॉ लॉक भी होगी, उसका यूरिन भी लीक हो रहा होगा। लेकिन सीजर वाले पेशेंट के अंदर ये नहीं, सॉरी, सिनकोप वाले पेशेंट के अंदर ये नहीं हो रहे होते। ठीक है, ये सिर्फ सीजर वाले पेशेंट के अंदर हो रहे होते हैं। इस तरह आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, किससे? आपके सिनकोप को सीजर से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हमने इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर सिनकोप हो गया, सबसे पहले हम इसकी क्या करवाएंगे? कार्डिक ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी पे हम देखेंगे कोई कार्डिक इश्यू तो नहीं है, उसको रूल आउट करेंगे। ठीक है, या इसकी इको कार्डियोग्राम करवा देंगे। अगर उसको भी नहीं रूल आउट कर रहे, जो जो अब इसकी सिम्टोमेटिक कॉजेज पे हमने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, ईसीजी या इको कार्डियोग्राफी इस पेशेंट के अंदर करवाएंगे, या हम इस पेशेंट के अंदर क्या करवाएंगे? एंजियोग्राफी करवा लेंगे। अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हुई तो क्या करवाएंगे? मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी करवा लेंगे। ठीक है, अब हमने कॉज को ढूंढना है और उसको उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। अगर उससे भी नहीं पता चल रहा, हमने क्या करवाना है? हमने ब्रेन को रूल आउट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सिटी स्कैन करवा रहे होते हैं। ठीक है, सिटी स्कैन करवाएंगे। और बाकी हमने क्या करना है? इसका बीपी चेक करेंगे, अगर बीपी कम है तो करवा सकता है। अगर उसकी फिर उसकी हमने हिस्ट्री लेनी है, हाइपोवोलीमिया करवा सकता है। उसका कोई ना कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, उसकी वजह से भी आपको पता ब्लड लॉस हो सकता है। या उसको एक्सेसिवली वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, काफी ज्यादा वॉमिटिंग की वजह से क्या हो जाता है? हाइपोवोलीमिया हो जाता है। उसको डायरिया तो नहीं है, उसकी वजह से भी हाइपोवोलीमिया हो सकता है। हमने ये सारी चीजों को रूल आउट करना है। ट्रीट क्या करना है? ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, बस। अब आपको पता है अयोटिक डायसेक्शन है, उस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे, ग्राफ्टिंग वगैरह लगाएंगे और उसको रिपेयर कर देंगे। ठीक है, पेरी उसकी कार्डिक टेम्पोनेट का पेशेंट है, उसके अंदर हमने क्या करना है? पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर देंगे, या पेरिकार्डियल विंडो जो मैंने आपको कल बताई थी वही करेंगे। हाइपरटेंशन है तो हम उसको ट्रीट करेंगे, उसकी वजह से भी आपको पता वेसल डैमेज हो जाएगी, वेसल डैमेज होगी तो आयोटिक डायसेक्शन हो जाएगी, आयोटिक डायसेक्शन हो जाएगी तो फिर आगे ब्लड जाएगा नहीं। ओके जी, ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गई। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो पूछ ले, वरना आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मैंने अभी बेसिक्स की क्लास में लेनी है। समझ आ गई है? हाँ जी। सैफ ओ, कब है बेसिक की क्लास? बेसिक्स की क्लास में बताता हूँ यार, अभी आधे घंटे बाद रखते हैं। गुड हो गया। ओके जी, अगर समझ में आ गई है तो फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। जैन मीटिंग एंड कर दो यार।